नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो तिमाही नतीजों का तर्कश और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। दूसरी तिमाही का अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है। सभी निफ्टी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सितंबर तिमाही के नतीजे थोड़े से कमजोर रहे। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में रही है, यानी कि 10% से कम। कोविड के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। आज हमारी खास पेशकश में तिमाही नतीजों के तर्कश में हम Q2 नतीजे और ग्रोथ आउटलुक का पूरा विश्लेषण करेंगे कि दूसरी तिमाही में कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल सेक्टर के नतीजे कैसे रहे हैं। इसके अलावा हम फार्मा, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और केमिकल कंपनियों के नतीजों पर भी खास चर्चा करेंगे। शो में हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो अपने तर्कश से कमाई के ऐसे तीर निकालेंगे जो बिल्कुल सही निशाने पर लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तिमाही नतीजों के तर्कश। तो तिमाही नतीजों के तर्कश इस खास शो में चर्चा के लिए और आपको नतीजों के बाद बढ़िया अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। जुजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हैं और रॉकस्टर्ड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 18 स्वदेश पर। इसके अलावा हमारे तीन सहयोगी भी हमारे साथ हैं। वरुण दुबे हैं, अशेषा हैं और शरद दुबे हैं, जो आपको बताएंगे कि अलग अलग सेक्टर के नतीजे कैसे आए और उसमें क्या हाईलाइट करने वाली चीज़ रही है। क्योंकि आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, अगर हम इन दो सेगमेंट और अगर हम उसमें ऑयल एंड गैस जोड़ लें तो निफ्टी में अकेले इनका वेटेज होता है 50% के आसपास का। तो इससे आपको सेंस मिल जाएगा कि नतीजे कैसे रहे हैं और कहाँ पर अच्छे मौके उभर के आ रहे हैं। लेकिन गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका। एक पहला कहते हैं शुरुआती टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, आपको कितना एक्साइट किया ये Q2 के अर्निंग सीजन ने और सिल्वर लाइनिंग आपको कहां पर दिखी है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो दूसरी तिमाही को लेकर के उत्साह तो शुरुआत में बहुत था जब नतीजे आना शुरू नहीं हुए थे, लेकिन फिर नतीजे आना शुरू हुए और निराशा काफी कुछ हाथ लगी है दूसरी तिमाही के नतीजों में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी विचारधारा ये होनी चाहिए कि क्या यहाँ से सुधार की उम्मीद और अनुमान आने वाले भविष्य के जो तीसरे चौथे तिमाही के नतीजे होंगे और अगले नए वित्तीय वर्ष के जो नतीजे होंगे वहां पर क्या नजरिया रखना चाहिए और मैनेजमेंट की क्या टिप्पणियां थी। तो कुछ क्षेत्र और कुछ कंपनियों के नतीजों के पश्चात मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के जो भी टिप्पणियां करी, जो भी योजनाओं को लेकर के अपना तर्क सामने रखा, तो शायद ऐसा एक अनुमान बनता है कि सुधार की उम्मीद हम रख सकते हैं। कुछ क्षेत्र में समय ज्यादा लग सकता है, कुछ में समय से पहले जो सुधार है वो आने का अनुमान है। अब कहां पर नतीजे अच्छे रहे, तो मेरे ख्याल से सरकारी बैंकों की श्रेणी में कुछ 3 या 4 बैंक थे जहां पर नतीजे अच्छे आए। कुछ ऑटो क्षेत्र के कुछ कंपनियों के नतीजे आए, 2 पहिया और चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां, जैसे उदाहरण के तौर पर M&M के नतीजे अच्छे आए। टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ने निराश नहीं किया, ये अच्छी बात है। सरकार निजी क्षेत्र की बैंक में निराश कहां पर किया, तो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने निराश किया। कुछ बाकी अन्य एफएमसीजी क्षेत्र है जहां पर बारिश के पश्चात का दूसरी तिमाही के नतीजा तो मांग को लेकर के थोड़ा निचला स्तर देखा हमने ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में। तो करेक्शन ज्यादा विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की तरफ से भी आया और थोड़ा बहुत दबाव जो निराशाजनक दूसरी तिमाही के नतीजे रहे उसके लिए भी आया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपने बैंकिंग की चर्चा की है तो जरा समझ लेते हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल और इसके अलावा एफएमसीजी और आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी को मिला दें तो एक बड़ा वेटेज हो जाता है। नतीजे कैसे रहे हैं, कहाँ पर एक्साइटमेंट आई है, क्या निराशा रही है, ये रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, बताइए किस तरह के नंबर्स आए और अगर निचोड़ निकालना हो इस सीजन से तो वो क्या रहा इन तीनों सेक्टर से?
देखिए, तीनों सेक्टर में सबसे पहले बात करूंगा बैंक्स और एनबीएफसीज की, क्योंकि ये क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर काफ़ी फोकस में थे। बैंक्स में सरकारी बैंक्स के नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स यानी कि निजी बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो मिले जुले नतीजे देखने मिले। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनबीएफसीज थे, और वो एनबीएफसीज जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में इस बार हमने देखा कि प्रोविजनिंग जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। उसके चलते जो मुनाफा था कंपनियों का उसमें गिरावट देखने मिली। और ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस जो है आगे के लिए उसमें कटौती की है। और वो बैंक्स जिनका माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर था उनकी भी माइक्रो फाइनेंस कारोबार के कारण हालत ख़राब हो गई। जैसे कि आप देखिएगा इंडसइंड बैंक या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनमें जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर ज़्यादा था वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत दबाव साफ देखने मिला। जहाँ तक कंजम्पशन स्पेस की बात करेंगे तो इस बार थोड़े नतीजे ढीले थे, खासकर जो अर्बन कंजम्पशन है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। रूरल कंजम्पशन हालांकि वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक हालत थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है उसके कारण कहीं ना कहीं कंपनियाँ प्राइस हाइक नहीं ले पाई। इसके कारण कंपनियों के मार्जिन जो है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। हालांकि यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनके नतीजे थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। वहीं आईटी कंपनियों की अगर बात करें तो Q1 के मुकाबले Q2 जो है वो आईटी कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा था। थोड़े बहुत सिग्नल्स देखने मिले कि शायद BFSI जो है वो बॉटम आउट हो रहा है, हालात जो है थोड़े बहुत ठीक हो रहे हैं। हालांकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं सुधरी है, लेकिन थोड़े बहुत ग्रीन शूट जो है वो आईटी सेक्टर में देखने मिले हैं। और पिछले तिमाही के मुकाबले ये तिमाही जो है वो आईटी सेक्टर्स के लिए अच्छा था। ठीक है, तो ये तीन के तीन सेक्टर, और कहाँ आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्या कुछ अच्छा रहा है, क्या कुछ बुरा रहा है, उसके बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण। लेकिन अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो एक ना ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता दिखा है। पहले रूरल कंजम्पशन यानी कि ग्रामीण खपत को लेकर चिंता थी, और अब कहने की जो शहरी जो खपत है वो ग्रामीण के मुकाबले थोड़ी सी कम रही है। ये नोटिस करने वाली चीज़ ज़रूर है। गौरांग सर, अगर हम कंजम्पशन की बात करें, और कंजम्पशन की जब हम बात कर रहे हैं ना तो उसमें आप टोबैको जोड़ दीजिए, पेंट जोड़ दीजिए, बाकी सारे जोड़ दीजिए उसमें। आप ज़रा बताइए कि एफएमसीजी में अगर किसी को ये नतीजों के बाद अगर कोई कहीं पोजीशन लेनी हो तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर वेल प्लेस्ड है, भाव के हिसाब से और भावनाओं के हिसाब से भी? भावनाओं को तो दूर रखिए, भावनाएं कभी शेयर बाजार में लेके आना मत आप अभिषेक भाई। भाव के हिसाब से और आने वाले जो नतीजे का अनुमान है उसके आधार पर। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, शहरों में से मांग थोड़ी सुस्त रही, बारिश के पश्चात का तिमाही था तो लोगों के पास ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में खर्च करने के लिए पैसे इतने थे नहीं। अब धीरे धीरे करके आएंगे, जैसे फसलें मंडी में जाएगी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह। तो एक शेयर, ऐसे तो आधे डजन से ज्यादा शेयर है एफएमसीजी क्षेत्र में जहां पर खरीदारी की हमारी राय है, लेकिन एक शेयर अगर मुझे इस श्रेणी में से पसंद करना हो और तर्कश में से अगर पहला तीर मुझे आपके सामने रखना हो शस्त्र के रूप में, तो वो होगा आईटीसी। बाकी अन्य दिग्गज एफएमसीजी कंपनी की तुलना में गिरावट यहां पर आई, लेकिन गिरावट थोड़ी बहुत सीमित थी। और जिस प्रकार से फैले हुए कारोबार है और जिस प्रकार से हमारा एक अनुमानित आने वाले भविष्य का आंकड़ों को लेकर के अंदाजा है, वो सबको सामने रखते हुए हमें लग रहा है कि आईटीसी में निवेश करके लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्यांक करीबन 575 के आसपास आप बना करके चल सकते हैं। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ, छोटी मध्यम अवधि के लिए बात नहीं कर रहा। तो अनिवार्य है कि आपके पास समय सीमा लंबी हो। और ये जो कमी थी मांग की, अभिषेक जी एक बात ध्यान में रखें कि 4 तिमाही होते हैं एक वित्तीय वर्ष में। एक आध तिमाही में किसी भी क्षेत्र की कंपनी को या कितनी भी बड़ी मझौली या छोटी कंपनियों कुछ प्रकार की दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या वो एक तिमाही के नतीजों को सिर्फ ध्यान में रख करके आप अपना निवेश में बड़ा परिवर्तन कर ले और बिकवाली की सोच ले, ये अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो आईटीसी आपको अपने रडार पर रखना है। और 500 रुपये के ऊपर ये शेयर गया था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ ये। अभी 500 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन 575 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। एक साल का लक्ष्य, एक साल का नज़रिया इसमें रखिए, ये टारगेट्स अचीव होते हुए ज़रूर दिखेंगे। अच्छा, एक और बड़ा जो सेगमेंट है वो है ऑयल एंड गैस का, और इसी में आता है रिलायंस आ जाता है, ONGC जैसी कंपनी हम देखते हैं, तो ये भी फोकस में रहा है। केमिकल शेयरों में हाल फिलहाल हमने मतलब ये फ्लेवर में रहे हैं तमाम स्टॉक्स, रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स।
इनके नतीजे कैसे आ रहे हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए कैसे नंबर्स रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले ऑयल एंड गैस की तरफ चलते हैं अभिषेक, और आपने सही कहा। सबसे पहले रिलायंस के बारे में बता दें, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर आया उनका ओटीसी बिजनेस को लेके। रिटेल इनलाइन टेलीकॉम स्ट्रॉन्ग था क्योंकि प्राइस हाइक लिया गया था, लेकिन ओएमसीज की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। इसका कारण दो है, एक है इन्वेंट्री लॉसेज, दूसरा है आपका वीक रिफाइनिंग मार्जिन। उसके अलावा जो है याद रखिए जो मार्केटिंग सेगमेंट है, हालांकि यहाँ पे बुलिश नज़रिया ज़रूर देखने मिला है। सीजीडीज़ यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रेशर जो है विजिबल देखने मिल रहा है। ऑयल एंड गैस के बाद हम चलते हैं केमिकल सेगमेंट में। यहाँ पे इम्पैक्ट हमको ग्राउंड में देखने मिल रहा था। कुछ अर्ली साइंस भी आ रहे हैं जहाँ पे प्राइस स्टेबल रह सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट की बात करें तो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन और इन्वेंट्री सेल्स के कारण जो है अच्छी जो है बीट हुई है एनालिस्ट एस्टिमेट से। बुकिंग्स ने पिकअप किया है क्योंकि इलेक्शन लेड का स्लो डाउन फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिला, तो वो जो है Q2 में कवर अप हुआ है। हालांकि मॉल कंजम्पशन स्पेशली आप कह सकते हैं अर्बन एरियाज़ में वीक रही। और आखिर में कैपिटल गुड्स के मिले जुले नतीजे आए हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के जो नतीजे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण जो है वीक थे। डोमेस्टिक मार्केट रेजिलिएंट रहा है। 3 सेगमेंट थे, पावर जेन, डेटा सेंटर और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, जहाँ पे अच्छी मूव आई है। इंफ्रा ऑर्डरिंग मोमेंटम अभी भी म्यूटेड है डोमेस्टिक मार्केट्स में, और आगे जाते हुए हालांकि जो एग्जीक्यूशन है उसमें स्ट्रेंथ ज़रूर देखने मिली है। तो ओवरऑल जितने ही सेगमेंट्स के बारे में मैंने बात की है, ये लार्जली वीक या मिक्स्ड रही है। ऐसा कुछ आउट ऑफ द बुक नहीं आया है। कुछ कुछ पॉकेट्स में हम कहेंगे अच्छी जो है मूवमेंट्स देखने मिली है, बट ओवरऑल निराशाजनक रही है। ठीक है, निराशा हासिल हुई है या फिर अनुमान के मुताबिक ये नतीजे रहे हैं। और हाल फिलहाल हम देख रहे थे कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज है ना, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे एमएनसीज हो, चौतरफा हमने गिरावट देखी है। बीएचईएल हो गया, कमिंस हो गया, एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, तमाम शेयर ये नीचे आए हैं अपने ऊपरी भाव से। अभिषेक जी माफ़ी चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा देर से आपके पास आ रहा हूँ। एक बार जरा कैपिटल गुड्स पर व्यू शेयर कीजिए। क्या वैल्यूएशन के हिसाब से अब शेयर आपको थोड़े से आकर्षक लग रहे हैं, या फिर अभी आपको उनमें ग्रोथ की दिक्कत दिख रही है? क्या करना चाहिए इन शेयरों में? हेलो अभिषेक, सो ग्रोथ की दिक्कत इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी जो नई टर्म शुरू हुई है सरकार की, वहां पे अभी भी बड़े अनाउंसमेंट्स आने बाकी है। तो अगले 5 साल के अंदर में किस तरह से मूवमेंट रहेगी गवर्नमेंट से, उसी से फिर वो प्राइवेट साइड वाले इंडस्ट्री भी डिसाइड करती है कि उनको अपना कैपेक्स कैसे प्लान करना है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ आता है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ समय थोड़ा लगेगा बिफोर उनके नए ऑर्डर बुक आप देखोगे बिल्ड होते हुए। अभी के लिहाज से वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन तो पूरे मार्केट के ये कंसर्न है, और ये वाली सेक्टर में तो हमने देखा है कि एक तरफा रैली थी एंड ये हेल्दी करेक्शन है। मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर हमें पोर्टफोलियो अप्रोच में बिलीव रखना है तो ये सेक्टर के शेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव रहेंगे। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे स्टैगर्ड वे में बाय करें, एकाएक आप एक साथ नहीं करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि करेक्शन कितना हो सकता है। बट यस, लंबी अवधि के लिए ये जो सेक्टर है ये पॉजिटिव सेक्टर है, इसमें हमें एलोकेशन रखना चाहिए। ठीक है, एलोकेशन रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए। एक और सेगमेंट जो हाल फिलहाल अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो कह सकते हैं कि चर्चा में रहा है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज। अभिषेक जी आप बताइए कि अब तो डिक्सन वगैरह तो भाव के लिहाज से भी काफ़ी ऊपर चले गए, और मतलब वैल्यूएशन भी थोड़े से रिच हो गए हैं। कोई शेयर जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे और आपको लगता है कि उसमें मौके बन सकते हैं? तो अभी ये जो पर्टिकुलर स्पेस है वो इंडिया की जो नई पॉलिसी आई हुई है लास्ट 1-2 साल में, जहां वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एकदम प्रमोट कर रहा है। और हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली कैसे एप्पल जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एलोकेशन अपनी बढ़ा रहा है, वैसे ही टाटा जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को कैसे वो बाय आउट कर रहे हैं। ये न्यूज काफी कंटिन्यूसली हम मार्केट में देख रहे हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर एज अ इंडस्ट्री हम देख रहे हैं जो राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए है, जहाँ पे वापस फोकस आ रहा है। तो वहां पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा केन्स टेक्नोलॉजीज, जो कि अगेन एक लीडिंग ओईएम सपोर्ट करने वाली कंपनी है, जहाँ पे एक पूरे लाइफ साइकिल को ये सपोर्ट करती है। एंड लार्जली इनकी जो कैपेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मार्केट, जिसको ईएसडीएम बोलते हैं, वहां पर इनकी ज्यादातर रहती है। एंड नीश में अगर हम बात करें तो ओईएम प्रिंटेड सर्किट, असेंबली बोर्ड, ओडीएम, इस तरह की चीजें जो हैं ये लोग बनाते हैं। ऑलरेडी ये जो है काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करती है,
एंड अभी रिसेंटली इन्होंने जो फोकस है अपना इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बढ़ाना शुरू किया है, जो कि सेमीकंडक्टर है, एंड काफी बड़ी जो एक हमें ग्रोथ दिखती है। करंट ऑर्डर बुक अगर हम देखें इस कंपनी का, तो 5,500 करोड़ के आसपास जो है वो दिख रहा है, जो काफी बड़ा है। एंड लंबी अवधि के हिसाब से मुझे ये स्टॉक जो है वो डिसेंट अनफ लगता है। लॉन्ग टर्म की रिकमेंडेशन हो रही है शो में, तो मैं वही मेंटेन करना चाहूंगा। एंड जो टारगेट है वो बिटवीन 7900 टू 7950, ये ब्रॉडर रेंज में रखना चाहूंगा 1 से 1.5 साल की अवधि के बीच में। इंडोरेंस टेक साल भर का जो टारगेट होगा वो होगा 2976 रुपये का, और 2350 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, तो एक ये शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन गौरांग सर, अगर हम पावर की बात करें, अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये जो सेगमेंट है कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। उसमें आप इंफ्रा को भी जोड़ लीजिए। इन सेगमेंट्स में नतीजे आपको कहां पर सही लगे हैं? और अगर हम दूसरी तिमाही के बाद अगर किसी को कुछ खरीदारी करनी हो, अगर सही ढंग से नए तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो, तो कौन से वो 1-2 शेयर होंगे जो आप बताना चाहेंगे? दो विकल्प सामने रखना चाहूंगा। एक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऊर्जा उत्पादन में भी जाने की बात कर रहे हैं। ऊर्जा वितरीकरण में पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखने जाएं अभिषेक, तो इनकी बिल्कुल मोनोपोली की तरह सिचुएशन है जहां तक ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस का सवाल है, और नाम है कंपनी का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से हाल ही में इन्होंने मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और राजस्थान में नई क्षमता खड़ी करने की बात की है। और एक चीज अनिवार्य ये है अभिषेक के, अगर आप नई ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो आपको अनिवार्य है सक्षम रूप से वितरीकरण करने के लिए ग्रिड लाइंस आपके पास हो, ताकि उत्पादन करने से उपभोक्ता तक वो जा सके। तो ये चीज अगर ध्यान में रखता हूं तो मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड एक अच्छा विकल्प है। वर्चुअल मोनोपोली की तरह एक सिचुएशन है आपके पास, और लक्ष्यांक के रूप में यहाँ पर भी बहुत ही साधारण लक्ष्यांक रखे हैं लंबी अवधि के लिए 385 के। मुझे उम्मीद है कि जो भी विस्तार योजना है पावर ग्रिड आपके सामने रखेगी, और आने वाले समय में जो में परिवर्तन होगा, इस लक्ष्यांक को भी अगर नतीजे अच्छा है तो पावर ग्रिड 385 रुपये के टारगेट के लिए आपको इस शेयर को खरीदना है। सेफ स्टॉक है, सरकारी कंपनी है। और दूसरा हो गया एनसीसी, जो बता रहे हैं गौरांग जी, एनसीसी के लिए आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हम एक बार जरा चेक कर लेते हैं, वो होगा 375 रुपये का। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ गौरांग सर, ये आपका 75 से क्या प्यार है? ये हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हाईलाइट करके बता रहे थे। आईटीसी का आपने टारगेट 575 बताया, एनसीसी का टारगेट आपका 375 है। क्या चक्कर है ये? नहीं, वो मुझे 75 से कोई ऐसा लगाव नहीं। न्यूमरोलॉजी में तो आप नहीं बिलीव कर रहे हैं आजकल ज्यादा? नहीं, 75 के आंकड़े से मेरा कोई लगाव नहीं है। ये तो हमारी जो फंडामेंटल टीम जो पूरी हमारी है, वो जो लक्ष्यांक लेके आते हैं वही मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मुझे कोई ऐसा लगाव 75 के आंकड़े से है नहीं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने एनसीसी के ऊपर बात नहीं की क्योंकि मुझे कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो एनसीसी को लेकर के भी अगर आप निर्माण क्षेत्र, कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो करेक्शन आया है अभिषेक, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपको ध्यान देना बिल्कुल अनिवार्य है। एनसीसी के अलावा एचजी इंफ्रा जैसी कंपनियां हैं या फिर पीएनसी इंफ्रा जैसी कंपनियां हैं, ये हमारी कवरेज में रही है। और मुझे लग रहा है कि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ऑर्डर बुक अच्छी है एनसीसी की, और उतना ही उनके पास अनुभव है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए और आय और शुद्ध मुनाफे में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, ये 2 शेयर और जोड़ लीजिए, 3 शेयर हो गए आईटीसी के अलावा, आईटीसी, एनसीसी और पावर ग्रिड। नतीजों के बाद अगर आपको कुछ खोजना है बाजार में, तो क्योंकि नतीजों से बहुत एक्साइटमेंट आई नहीं, हम वो आपके लिए ग्राफिक्स भी दिखा देंगे कि 50 के जो नतीजा हैं वो कैसे रहे। 50 रहे हैं अनुमान के मुताबिक, और 50 में से 16 रहे हैं अनुमान के मुताबिक, 16 रहे हैं अनुमान से कमज़ोर। तो जो लिस्ट है थोड़ी सी टिल्टेड है। आप देखिए, अनुमान से कमज़ोर 16, अनुमान से बेहतर 16, अनुमान के मुताबिक 12, और मिले जुले नतीजे रहे हैं वो रहे 6। एक्साइटमेंट नहीं रही है उसमें, थोड़ा सा ना मशक्कत करनी पड़ जाती है कि अच्छा अब क्या करें, क्या लें, क्या खरीदें, कहाँ वैल्यूएशन अच्छे हैं, कहाँ पर ग्रोथ आ जाएगी। तो ये आपकी मदद हम करें इस शो के जरिए। लेकिन कुछ और सेगमेंट जो निश्चित तौर पर बड़ा वेटेज रखते हैं निफ्टी में,
और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के डायनेमिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ऑटो, फार्मा, मेटल और सीमेंट। इनके नतीजे कैसे रहे बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, आप वैसे मेटल को तो आप करीब से ट्रैक करती हैं, बताइए इन चारों सेगमेंट के नतीजे किस तरह क्या हैं, क्या हाईलाइट करने वाली चीज़ रही है? बिल्कुल, सबसे पहले ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, जहां पर नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो निकल कर आई डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, वो काफ़ी कमज़ोर थी। और इस साल फेस्टिव सीज़न भी काफ़ी कमज़ोर रहा और कमेंट्री नज़रिया जो कंपनियों का था आगे के कुछ क्वार्टर्स के लिए, वो भी कमज़ोर था। दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करें ऑटो सेक्टर से, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा रहा, कंपनियों ने डिस्काउंट्स दिए जिसके चलते रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा। ऑटो सेक्टर के अलावा फार्मा सेक्टर की बात करें तो नतीजे ठीक ठाक थे। यूएस सेल्स में कई कंपनियों में डिक्लाइन दिखा, लेकिन इंडिया सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो हॉस्पिटल सेगमेंट में एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड यहाँ पर ग्रोथ दिखा, लेकिन डायग्नोस्टिक सेगमेंट के नतीजे काफ़ी मिले जुले रहे। इसके अलावा मेटल और सीमेंट, इन दोनों सेक्टर्स पर भी हम फोकस करेंगे। मेटल सेक्टर की बात करें तो स्टील प्राइसेस और स्टील के अलावा नॉन फेरस सेगमेंट में सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस घटे थे, जिसके चलते सभी कंपनियों के रियलाइजेशंस पर इस तिमाही में इम्पैक्ट दिखा और मॉनसून का इम्पैक्ट भी था, जिसके चलते वॉल्यूम्स भी सीक्वेंशियल बेसिस पर काफ़ी कमज़ोर रहे। इसी के साथ सीमेंट सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से सीमेंट प्राइसेस कमज़ोर ही रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियलाइजेशंस पर पड़ा। कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है सीमेंट सेक्टर में, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा। तो ऑल इन ऑल सभी सेक्टर्स की बात करें तो नतीजे ठीक ठाक ही रहे हैं। ठीक है, नतीजे जो शीशा लेके आई हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। लास्ट में ऑटो में अगर हम बात करें, हीरो मोटो ने तो जाते जाते मूड को थोड़ा सा ठीक करने का काम ज़रूर किया है इस कंपनी ने। अच्छा अभिषेक, थोड़ा सा वक्त की हमारे पास कमी है, आप बताइए कि आपके पास कौन कौन से शेयर हैं जो आपको लगता है कि बढ़िया पोटेंशियल है उसमें ग्रो करने को लेकर, और क्या कोई ऑटो से रिलेटेड कोई शेयर भी आपके पास है? जी अभिषेक, तो ऑटो की चर्चा कर रही थी, तो मैं ऑटो के एंसिलरी कंपनी में ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, जहां पे ईवी एज अ थिंग मुझे लग रही है कि आने वाले समय में ये एक सेगमेंट है जहां पे पॉजिटिविटी रहेगी, जहां पे ग्रोथ रहेगी और डिमांड भी अभी भी हम देख रहे हैं मार्केट में तो काफी अच्छी खासी है। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी अगेन एक वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी है। टू व्हीलर एज अ सेगमेंट जो है वहां पे ये एक एज एंसिलरी कंपनी उनको सपोर्ट करती है। एंड आप मान के चलिए बजाज, होंडा, ये जो भी कंपनी है, रॉयल इनफील्ड, ये सब इनके क्लाइंट्स है। R&D में इनकी काफी हद तक बिलीफ है, सो काफी स्ट्रॉन्ग टेक फोकस्ड इनका रहता है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है इस वैल्यूएशन पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छी रिकमेंडेशन हो सकती है बाय करने की। एंड रफली टारगेट हम देख रहे हैं करीबन 2976 एक साल के टारगेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये शेयर आपके लिए हो गया। एंड्योरेंस टेक का 2367 के आसपास भाव है, अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। एक और शेयर है अभिषेक की लिस्ट में, डिलीवरी 475 के टारगेट के लिए। गौरांग सर, कोई और शेयर आपका एक आध रह गया है क्या? समय थोड़ा सा कम है या फिर खत्म हो चुका है, लेकिन आपको हम कह सकते हैं कि थोड़ा ग्रेस पीरियड देना चाह रहे हैं। ये ग्रेस पीरियड और बोनस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी विकल्प भी एक तरकश में हमारे तीन एक और है, हेल्थ केयर रिलेटेड है ये अभिषेक, और नारायण रुदालया। काफी सालों पहले ये कंपनी का आईपीओ आया था और निरंतर बेहतरीन आंकड़ों के आधार पर अच्छा रुझान और प्रदर्शन किया है। और हमें लग रहा है कि फार्मा के साथ साथ आपको डायग्नोसिस और हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। नारायण रुदालया कर भी यहाँ पर भी 75 का आंकड़ा है, 1375 का लक्ष्यांक। 675, 675 आ गया। गौरांग सर, आप मान नहीं रहे, लेकिन कुछ तो चक्कर है, थोड़ा प्रेम है ना। अपने रिसर्च टीम से जरा पूछिएगा कि क्या है ये 4 में से 3 जो शेयर है उनके टारगेट 75 पे जाके खत्म हो रहे हैं। वैसे चलिए, शो कहीं पर समाप्त करने का समय हो गया, अदरवाइज थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो में जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही बेहतरीन इंसाइट्स देने के लिए रिजल्ट सीजन को लेकर, और अपने शेयर भी बताने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।